हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट 2020 और 21 का जो पेपर हुआ है यानी पिछले वर्ष का उसका हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये आपका दिसंबर और जून 2021 दोनों मर्ज करके जो एग्ज़ाम हुआ है, तो अभी तक हम लोगों ने 20 प्रश्नों को सॉल्व किया था। तो उसके आगे हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे देखिए 2022 के लिए आप लोगों का नया बैच चल रहा है जो नेट जेआरएफ का है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ दिया गया नंबर है 8318011238। ठीक, ये आपका 22 फरवरी से चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है। तो जब भी आप जुड़ेंगे तो वो आपको टोटल डिटेल इसमें भेज दिया जाएगा। और सारा जो टॉपिक होता है, टॉपिक टू टॉपिक हम लोग इसमें बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों के चल रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास प्रश्न है अगला 20 हम लोगों ने देख लिया था, 21 से देखेंगे। इसमें दिया है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है कल्चरल चेंज का प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा गया, हम इंग्लिश में ही पढ़ते चलेंगे। तो फर्स्ट दिया है कि उत्संस्करण। उत्संस्करण का मतलब यहाँ पे अकल्चरेशन होता है। विसरण यानी डिफ्यूजन, जैसे कोई भी चीज़ हो, जैसे दो कल्चर हैं एक दूसरे में मर्ज हो गई, मिल गई, तो क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कि विसरण उनका हो गया है। या कोई एक कल्चर है उसका फैलाव आसपास हो गया, उसके प्रभाव आसपास हो गए, तो ये उसका डिफ्यूजन भी बोला जाता है। अब अभिनवता यानी इसको बोलते हैं इनोवेशन। और फोर्थ जो है ये है आपका सेग्रीगेशन। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है प्रोसेस कल्चरल चेंज का प्रोसेस नहीं है। तो कल्चरल चेंज का जो प्रोसेस है उसमें आपका देखिए अकल्चरेशन आता है, डिफ्यूजन आता है और इनोवेशन आता है। तो यानी जो कल्चर है उसमें इनोवेशन होगा तो क्या होगा, परिवर्तित होगा। यानी मान लीजिए कोई संस्कृति है, जैसे अपनी संस्कृति सनातनी थी, या हम लोग हिंदी और संस्कृत वैदिक धर्म को मानते थे। बाद में जब ये अंग्रेज़ों का उपनिवेश हम लोगों का बना या भारत बना, तब यहाँ पे देखिए अंग्रेजी भाषा का भी काफ़ी प्रचार हुआ और काफ़ी लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। और वर्तमान में आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रचलन के रूप में इंग्लिश ही चल रही है। कि कोई व्यक्ति 2-4 लाइनें अंग्रेजी की बोल देता है तो वो बहुत बड़ा विद्वान समझा जाता है। फिलहाल वहाँ पे जहाँ लोग नहीं जानते, जहाँ लोग जानते हैं तो उसका वैल्यू समझते हैं। तो ये होता है कि क्या कि कल्चर में इनोवेशन आया ना, यानी हिंदी से हम लोग इंग्लिश पे आ गए हैं। विसरण की बात करें तो जो इंग्लिश है उसका शुरुआत में हम लोग देखें कि यदि 1857 की आप बात करें जब क्रांति हुई थी, या उसके पहले से 1600 में जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे, पहली बस्ती स्थापित की जब इन्होंने, तो यहाँ पे आप मान सकते हैं कि उस समय जो इंग्लिश का प्रचार था वो उतना नहीं था, लेकिन उसका डिफ्यूजन होता गया बाद में। तो ये क्या है, ये भी कल्चरल जो चेंज होते हैं उसका ये टाइप है। ठीक, जो उसके बाद देखिए उत्संस्करण, यानी कि इसमें भी क्या हुआ कि कल्चर का और परिवर्तन हुआ। ठीक, अलग अलग संस्करण उसके आए, तो ये इसके हैं। जबकि पृथक्करण यानी कि सेग्रीगेशन, ये आपका कल्चरल चेंज का नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई कल्चर है, उसमें परिवर्तन होने का मतलब उसमें या तो इनोवेशन किया जाए, या डिफ्यूज़न किया जाए, या अकल्चरेशन उसका हो। ठीक, ये उसके में चेंजेज में आता है। जबकि पृथक्करण या सेग्रीगेशन उसमें नहीं आता, क्योंकि जब आप किसी संस्कृति को एक दूसरे से अलग कर देंगे, पृथक कर देंगे, तो ये इसके चेंज में नहीं है। ठीक, आप ये कहेंगे कि हाँ एक संस्कृति को दूसरे से अलग कर दिया गया है, लेकिन संस्कृति में परिवर्तन अलग चीज़ है, पृथक्करण करना अलग चीज़ है। ठीक, जैसे परिवर्तन का क्या हम लोग पढ़ते हैं, चेंज पढ़ते हैं इंग्लिश में देखिए, और जबकि पृथक्करण यानी कि सेग्रीगेशन पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 4th नंबर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग कम से कम 15 से 20 सवालों को देखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न हमारे पास है। दूसरा दिया है कि कृषि औद्योगिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। यानी कि जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक, क्या दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, गलत है। तो इसमें कौन सा जो है इनकरेक्ट नहीं है, यानी कौन सा इनकरेक्ट है, गलत है। तो कृषि औद्योगिकरण के बारे में यानी एग्रीकल्चर या एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में कौन सी चीज़ें गलत है। पहला दिया है कि बड़े कृषि फर्मों की ज़रूरत होती है, यानी कि नीड्स लार्ज एग्रीकल्चर फॉर्म्स। दूसरा दिया है कि प्रति इकाई उत्पादन में कम संबल की आवश्यकता होती है, यानी लो लेबर इनपुट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन।
थर्ड दिया है देखिए सुयोग्य प्रबंधक। सुयोग्य प्रबंधक यानी कि हाईली क्वालिफाइड मैनेजर्स, सुयोग्य यानी हाईली क्वालिफाइड जो लोग होते हैं। उसके बाद देखिए चौथा ऑप्शन दिया है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का कम प्रयोग, यानी कि लेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक, तो इसमें दिया है कि कौन सा एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में गलत है। तो जो आप कृषि औद्योगिकरण की बात करते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ें गलत हैं यहाँ पे जो दी गई हैं। ठीक, बड़े कृषि फर्मों की ज़रूरत होती है, तो कृषि औद्योगिकरण के लिए बड़े कृषि फर्म को ज़रूरत पड़ेगी, राइट है। प्रति इकाई उत्पादन में यहाँ पे कम श्रम बल लगता है, ये भी बात सही है। उसके बाद देखिए प्रति इकाई उत्पादन में कम श्रम बल लगता है। सुयोग्य प्रबंधक की यहाँ पे ज़रूरत होती है, जो कृषि औद्योगिकरण है, कृषि औद्योगिकीकरण है, यानी कि एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जा रही है। ठीक, उसके बाद फोर्थ है आपका कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का कम प्रयोग। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन में रासायनिक उर्वरकों का यूज आप नहीं करेंगे, न तो कीटनाशकों का उपयोग करेंगे, क्योंकि मान लीजिए आपके पास आम का फल है, ठीक, इससे आपको जूस बनाना है, तो ये भी तो आपका कृषि का औद्योगिकरण हुआ, यानी कि जो कृषि को उद्योग के रूप में यहाँ पे, तो इन चीज़ों का उपयोग उसमें नहीं होता है। तो ये आप मान सकते हैं कि इसमें डी जो आप वाला ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट होगा, यानी गलत है इससे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जनसंख्या पिरामिड को इंगित करता है जिसका आधार विस्तृत होता है लेकिन आयु वर्ग में वृद्धि के साथ संकुचित होता रहता है। अब देखिए आप लोगों को जनसंख्या पिरामिड हमने पढ़ाया है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आप लोगों ने देखा होगा। जापान का भी पिरामिड हमने पढ़ाया है, अलग अलग सबका कहाँ पे किस तरह का जनसंख्या पिरामिड होता है, और जनसंख्या पिरामिड के टाइप्स को भी बताया गया है। और इसी के साथ साथ हमने पारिस्थितिक पिरामिड भी आपको बताया। ठीक, पारिस्थितिक पिरामिड। अब देखिए ये सारे प्रश्न आपके कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं, जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं उसी से पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर दिया है कि निम्न में से कौन ऐसे जनसंख्या पिरामिड को इंगित करता है जिसका आधार विस्तृत होता है लेकिन आयु वर्ग में वृद्धि के साथ साथ संकुचन देखा जाता है। तो इसमें विकल्प आपका दिया है कि उच्च जन्म दरें और कम मृत्यु दरें। ठीक, चलिए हम आपको वो PDF दिखाते हैं कहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम आपको पूरा जनसंख्या पिरामिड पढ़ा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए पिछला जो बैच था आप लोगों का वही है, और इसमें जो है ये दोनों जनसंख्या पिरामिड और पारिस्थितिक पिरामिड दोनों की हम लोग चर्चा किए हैं। ठीक, अब एक एक पहले इसमें हम लोग जनसंख्या पिरामिड पूरा पढ़ लेंगे। चलिए आज का जो ये रहेगा सॉल्व, इसमें हम लोग जनसंख्या पिरामिड पूरा पढ़ लेंगे, तो इससे आपका जो टॉपिक पे प्रश्न आएगा आप उसको आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक, आइए देखते हैं यहाँ पे कि लिंग आयु पिरामिड की बात कर रहा है कि यह एक प्रकार का रेखा चित्र है जिसमें किसी क्षेत्र की जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों के पुरुष और स्त्रियों की संख्या को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसमें देखिए अलग अलग दिया है, ये आयु लिंग पिरामिड को जनसंख्या पिरामिड भी कहा जाता है। ठीक, इसका प्रतिपादन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसने किया, थॉमसन और आर्थर लेविस ने किया था। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें दिया है कि जनसंख्या पिरामिड के बारे में और अलग अलग के बारे में यहाँ पे देखिए आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जनसंख्या पिरामिड के प्रकारों की हम लोग बात किए हैं, और इसके टोटल प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 टाइप्स होते हैं। ठीक, फर्स्ट में देखिए विस्तारित जनसंख्या होती है, आयु लिंग पिरामिड यहाँ पे लिखा गया आपका, ये पूरा फिगर भी दिया गया है। ठीक, और जबकि आपसे क्या पूछ रहा है कि आधार विस्तृत हो और आयु वर्ग में वृद्धि के साथ जो है ये संकुचित हो जाता है। ठीक, तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि उच्च प्रजनन दर और उच्च मृत्यु दर, इन दोनों को ये प्रदर्शित करता है। जो विस्तारित जनसंख्या यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि इसका आधार जो है अधिक चौड़ा और शीर्ष सकरा होता है, यही आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक, यही आपसे सेम प्रश्न में पूछ रहा है। और देखिए जो विकल्प आपका बनाया है वो भी आपका विकल्प इसमें दिया गया, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें दिया है कि देखिए इसका आधार अधिक चौड़ा और यह दर्शाता है कि कम आयु वर्ग के लोग, ठीक, 0 से 14 की संख्या इसमें अधिक होती है। इसमें जन्म लेने वाले की संख्या अधिक अर्थात जन्म दर इसमें अधिक होता है, इसलिए ये नीचे वाला इसका सकरा होता है। ठीक, और दिया क्या है कि उच्च आयु वर्ग वाले लोगों का मृत्यु दर भी अधिक होने के कारण इसकी जो संख्या होती है ये कम यहाँ पे होती है, यानी कि यहाँ पे उच्च आपका जो है जन्म दर होता है उच्च
निम्न दर होता है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो फिर आते हैं यहाँ पे हम लोग कि आपका जो यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा ऐसा पिरामिड है जो जिसका आधार विस्तृत लेकिन आयु वर्ग की वृद्धि के साथ वो संकुचित हो जाता है। तो नाइजीरिया वगैरह का जो आपका है, ठीक, ये इसमें आ जाता है। ऐसे इन्होंने बात की, तो ये क्या दर्शाएगा कि यहाँ पे हाई बर्थ रेट रहेगा और उच्च मृत्यु दर भी रहेगी जो अधिक आयु वर्ग वाले व्यक्ति हैं। और इसमें ज़्यादातर जो पॉपुलेशन किसकी होगी, 0 से 14 वर्ष के आयु के लोगों की। ठीक, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आइए हम लोग आते हैं पैराग्राफ पे। तो देखिए पैराग्राफ जब आपको सॉल्व करना हो, चाहे आपका फर्स्ट पेपर का हो चाहे इसमें का हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जैसा हमने पहले ही आपको इन्फॉर्म किया है कि सबसे पहले आपको पैराग्राफ सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट आ जाते हैं प्रश्न पे, कौन कौन से प्रश्न इससे रिलेटेड हैं। ठीक, तो इसमें देखिए दिया है कि वैश्विक विज्ञान के रूप में भूगोल की उपयोगिता किस विद्वान द्वारा सिद्ध की गई है। दूसरा प्रश्न दिया है ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किनके द्वारा दिया गया है। तीसरा प्रश्न दिया है कि निश्चयवाद और संभावनावाद की अवधारणा का विकास किनके एकीकृत अध्ययन का परिणाम रहा है। चौथा दिया है कि भौगोलिक अध्ययन के क्षेत्र में, यहाँ पे जो गाल दिया है ये देखिए, ये आप कर लीजिए यहाँ पे हाल में होने वाला कौन नया विकास कहलाएगा। उसके बाद देखिए वर्तमान में भौगोलिक अध्ययन के क्षेत्र में हुआ कौन सा प्रमुख विकास है जिसने इसकी दिशा बदल दी। किसकी दिशा बदल दी, भूगोल की दिशा बदल दी। ठीक, इसके आगे जो है वो आपका इस टॉपिक से नहीं है। तो हम लोग आ जाते हैं अब किस पे, अपना पैराग्राफ पे। पैराग्राफ पे आपने प्रश्नों को देख लिया, अब यहाँ पे आप अंडरलाइन करते हुए पढ़ेंगे। तो शुरू से पढ़िए और ये पैराग्राफ से आपका कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाती। जैसे ये आपका भूगोल से रिलेटेड पैराग्राफ दिया जाता है, तो मान लीजिए इसमें पूरे एग्ज़ाम में ही अगर आप ढेर सारे पैराग्राफ सॉल्व कर लेंगे, 10-20 पैराग्राफ मान लीजिए कर लेते हैं, तो कई टॉपिक आपका यहाँ से एक्स्ट्रा भी क्लियर हो जाता है जो आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो पैराग्राफ से ही पूछे जाए, जो इसके इतर भी पूछे जाते हैं वो भी आप कर पाएंगे। तो पढ़िए पैराग्राफ की, एक विषय के रूप में भूगोल का केंद्रबिंदु मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंधों को समझना है। यह विचार पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभवों के आधार पर बना है। भूगोल के इतिहास का मूल संबंध उस मानव चेतना के विकास से है जिसमें मानव सभ्यता के विकास हेतु प्रकृति संभावनाएं और सीमाएं प्रदान करती है। ठीक, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि इसका मूल जो संबंध होता है भूगोल के इतिहास का, भौगोलिक इतिहास का, वो ये है कि भाई मानव चेतना से ये संबंधित होता है। ज्योग्राफी आगे देखिए दिया है कि ज्योग्राफी शब्द यानी भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने 3री शताब्दी में किया। अब आ जाते हैं प्रश्न पे। एक प्रश्न आपका इस पे था, देखिए ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आपको अभी जस्ट मिला किसने किया है, तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज। ठीक, चलिए पैराग्राफ पे आ जाते हैं। यही यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने 3री शताब्दी में किया। ठीक, अब देखिए आगे दिया है कि सहारण के कथनानुसार कि टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी की प्रगति के आधार पर भूगोल भूतल के ऊपर और नीचे तर्क संगत वर्णन प्रदान करता है। जहां एक और मानविकी विज्ञान अपने अध्ययन मनुष्य पर केंद्रित करते हैं, दूसरी ओर प्राकृतिक विज्ञान प्रकृति के अध्ययन पर। भूगोल दोनों का साथ साथ अध्ययन, यानी भूगोल जो है ये मानव और प्रकृति दोनों को क्या करता है, साथ साथ लेके हल यानी कि उसका निकालता है या उसका अध्ययन करता है। ठीक, चलिए इसको और जूम यहाँ से कर दिया जाए। तो एक प्रश्न तो हम लोगों का हुआ। दूसरा हम लोग यहाँ पे देखें, हालांकि भूगोल का विश्वविद्यालय स्तर पर जो अध्ययन है ये कब जाके शुरू हुआ, 19वीं सदी में जाकर आरंभ हुआ। अब देखिए यहाँ से भी प्रश्न आपका अलग से बन सकता है कि भूगोल का विश्वविद्यालय स्तर पे पहली बार किस सदी में जो है अध्ययन शुरू हुआ, तो कब लगाएंगे आप, 19वीं सदी। हम्बोल्ट और रिटर ने वैश्विक विज्ञान के रूप में भूगोल की उपयोगिता सिद्ध की। अब देखिए एक प्रश्न आपका यही मिला कि किसने वैश्विक विज्ञान के रूप में भूगोल की उपयोगिता सिद्ध की। चलिए यहाँ पे आइए देखिए, यही आपका पैराग्राफ में पूछा गया है किसने किया, तो आपने पढ़ा क्या, हम्बोल्ट और रिटर ने। ठीक, यहाँ पे आ जाइए फिर से, हम्बोल्ट और रिटर ने वैश्विक विज्ञान के रूप में भूगोल की उपयोगिता सिद्ध की। इस काल के बाद कई विद्वानों ने, जैसे
जर्मनी में रेट्जेल और रिक्थोफेन यानी कि रिच्थोफेन है जो, और उसके बाद देखिए फ्रांस में कौन है, ब्लांस और रेक्लस। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसे एकीकृत अध्ययन के रूप में प्रस्तुत किया। अब देखिए एक प्रश्न आपका यहाँ से और बन गया ना कि किन विद्वानों ने भूगोल को एकीकृत अध्ययन के रूप में प्रस्तुत किया, तो आपके कौन हो गए, ब्लांस, रेक्लस, रेट्जेल, रिक्थोफेन या जर्मनी और फ्रांसीसियों ने। चलिए यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया, उसको भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है ना एकीकृत अध्ययन के रूप में। अब आप फिर से पैराग्राफ पे आ जाइए। यहाँ पे जब आप एग्ज़ाम देंगे ना तो एग्ज़ाम में जैसे ये पैराग्राफ दिया ना, इसके बाद यहीं फिर प्रश्न दे देगा, फिर यहाँ पे दूसरा प्रश्न देगा तो वही सेम पैराग्राफ दूसरे में दे देगा, तो इस तरह रहेगा। तो वहाँ आपको दोबारा से मेन पैराग्राफ पे आने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था कि एकीकृत अध्ययन के रूप में प्रस्तुत किया, मनुष्य प्रकृति के साथ समन्वय से निश्चयवाद और संभावनावाद की अवधारणाओं का विकास भी इसी के द्वारा किया गया, ठीक। तो यही सेम आपका प्रश्न क्या हो गया कि निश्चयवाद और संभावनावाद की अवधारणाओं का विकास किनके एकीकृत अध्ययन का परिणाम था। तो ये आपका आपने पढ़ा कि जर्मन और फ्रांसीसियों का परिणाम था, ठीक। जर्मन में आपने देखा अरिस्टोफेन हो गए, फ्रांसीसी में आपने ब्लांस और रेक्लस को पढ़ा, ठीक। अब आते हैं फिर से यहाँ पे अपने पैराग्राफ पे। अब इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न हमारे लिए क्या बन रहा है। विभिन्न विचारधाराओं के उद्भव से मानव भूगोल में, विभिन्न विचारधाराओं के उद्भव से भूगोल में द्वैतवाद और द्विविभाजनों का पदार्पण हुआ, जिसमें सामान्य बनाम क्षेत्रीय, भौतिक बनाम मानव, ऐतिहासिक बनाम समसामयिकी, नोडल बनाम क्षेत्रीय अवधारणाएं भी विकसित और प्रचलित हुई, ठीक। आगे दिया है कि मात्रात्मक क्रांति के आगमन से, किसके, मात्रात्मक क्रांति के आगमन से, मात्रात्मक क्रांति के आगमन से इस विषय का और विस्तार हुआ। प्रतिमान, निकाय पद्धति और भौगोलिक मॉडल आधुनिक भौगोलिक विचार के महत्वपूर्ण पहलू बन गए। कुहन द्वारा प्रस्तावित प्रतिमान में क्षेत्रीय विभेदीकरण, अपवादिकवाद और स्थानिक विश्लेषण के संदर्भ थे। भौगोलिक मॉडलों से काफ़ी प्रगति हुई। भौगोलिक विचार में प्रत्यक्षवाद, उपयोगितावाद और प्रकार्यवाद जैसे आधुनिक विषयों को लाया गया, ठीक। तो ये आपका पैराग्राफ को आप देखते हैं हम लोग कौन कौन से प्रश्न इसमें बचे हैं। इसमें देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से भौगोलिक अध्ययन के क्षेत्र में हाल में होने वाला नया विकास क्या कहलाएगा। तो आपने देखा कि वो प्रत्यक्षवाद कहलाएगा, उपयोगितावाद कहलाएगा, प्रकार्यवाद कहलाएगा। तो इसमें राइट आंसर आपका डी हो गया, प्रत्यक्षवाद, ठीक। अगला देखिए, वर्तमान में भौगोलिक अध्ययन के क्षेत्र में कौन से प्रमुख विकास हैं जिनकी दिशा जिसने भूगोल की दिशा को बदल दी है, ठीक, यानी इसकी दिशा को। तो प्रतिमान है यानी मॉडल्स का उपयोग, निकाय पद्धति क्या, मात्रात्मक क्रांति या फिर मॉडल्स का उपयोग। तो किसके आगमन से जो है इसके विषय में और विस्तार हुआ, तो वो आपका जो है मात्रात्मक क्रांति के आगमन से इस विषय का और विस्तार हुआ और इसने इसकी दिशा बदल दी। और मात्रात्मक क्रांति में ही आप मैथमेटिकल अप्रोच का यूज करते हैं, मॉडल्स इसके बाद आए हैं, ठीक। निकाय पद्धति, भौगोलिक मॉडल, ये सभी क्या है, ये आधुनिक भौगोलिक विचार के पहलू हैं, ठीक। तो इसकी दिशा को किसने बदला है, मात्रात्मक क्रांति ने बदला है। आगे देखिए, फिर से आ जाते हैं पैराग्राफ पे और दोबारा आपको सभी प्रश्नों का यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि भौगोलिक मॉडल काफ़ी प्रगति हुई, भौगोलिक विचार में प्रत्यक्षवाद, उपयुक्तवाद और प्रकार्यवाद जैसे आधुनिक विषयों को लाया गया। तो आपका जो विकल्प में दिया केवल प्रत्यक्षवाद है तो प्रत्यक्षवाद हो गया। उसके बाद देखिए, मात्रात्मक क्रांति के आगमन में इस विषय का और विस्तार हुआ। प्रतिमान, निकाय पद्धति और भौगोलिक मॉडल आधुनिक भौगोलिक विचार के महत्वपूर्ण पहलू बन गए। अब देखिए ये किसकी वजह से हुए, मात्रात्मक क्रांति जब आई तब उसमें जो है प्रतिमान का यानी मॉडल्स का उपयोग हुआ, निकाय पद्धतियों का उपयोग किया जाने लगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, तो यहाँ पे आपका 29 नंबर देखते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि की सही जनसांख्यिकी समीकरण को दर्शाता है। क्या दिया है कि कौन जो है जनसंख्या वृद्धि के सही जनसांख्यिकी समीकरण को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो आपका
पॉपुलेशन का इक्वेशन है उसकी बात कर रहा है, कौन सा पॉपुलेशन ग्रोथ का सही दर्शाता है। तो इसमें देखिए पहला दिया है कि प्राकृतिक वृद्धि और निर्भरता अनुपात, दूसरा दिया है कि प्राकृतिक वृद्धि और निवल प्रवसन यानी कि जो प्रवास कर गए हैं, ठीक, माइग्रेट कर गए हैं, अंतः प्रवसन और जन्म दरें या बाह्य प्रवसन और मृत्यु दरें। तो नेचुरल यदि हमको कहीं का भी पॉपुलेशन ग्रोथ पता लगाना है, जैसे मान लीजिए कि आप अपने ज़िले का पता लगाना चाहते हैं, या ज़िले को छोड़िए आप अपने गांव को ले लीजिए, जिस गांव में आप रहते हैं, ठीक, उस गांव का जब आप लेंगे तो नेचुरल वृद्धि यानी कि जो आपका मृत्यु दर हुआ और जन्म दर, तो जन्म दर जो आपका है इसमें से जो मृत्यु हो रही उसमें से आप घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा नेचुरल वृद्धि, ठीक। जो प्राकृतिक वृद्धि है किसकी, जनसंख्या की, ये पता चल गई। जब हमें प्राकृतिक वृद्धि पता चल गई है, अब हम क्या करेंगे कि हमारे गांव से जितने लोग बाहर प्रवास कर गए हैं, ठीक, ये आप क्या करेंगे, इसमें से इनको निकाल देंगे कि हाँ भाई इतने लोग प्रवासी हैं। तो जब इनको आप निकाल देंगे तो ये आपका शुद्ध रूप से जो जनसंख्या है आपके गांव की जो ग्रोथ रेट है वो पता चल जाएगी, ठीक। जो नेट नेवल जो प्रवसन है उनकी हम लोग यहाँ मान लीजिए कि नेट नेवल प्रवसन में ये भी आ जाता है। कुछ लोग आपके यहाँ गांव में जैसे यहाँ पे आए हैं, ठीक, कुछ लोग वापस गांव में आए हैं, तो आप क्या करेंगे उनके में से ये, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि प्राकृतिक वृद्धि और नेवल प्रवसन, ठीक। यानी कि नेट जो माइग्रेशन होता है, तो आप जानते हैं कि आपके यहाँ मान लीजिए कोई आया है, गांव निवास कर रहा है, और कोई बाहर यहाँ पे चला गया यहाँ से छोड़ के, तो इन दोनों का जब आप अंतर निकालते हैं, ठीक, जो उनकी संख्या होती है उसको आप फिर इसमें नेचुरल ग्रोथ में ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा। यानी यही सही समीकरण आपका ये प्रदर्शित करेगा, ठीक। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 30 देखेंगे हम लोग। इसमें दिया है कि कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में उच्च प्रौद्योगिकी कंपनियों के स्थानीयकरण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है। चलिए ये आप मुख्य परीक्षा में भी इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि जो कंपनियां उनके स्थानीयकरण के प्रमुख कारक हैं उसकी आप व्याख्या करिए, ठीक। तो यहाँ पे दिया है कि कैलिफोर्निया की जो सिलिकॉन वैली है वहाँ पे आप जानते हैं कि उसे IT सिटी वहाँ पे हाई लेवल की है, और वहाँ पे तो ये यहाँ पे दिया है कि किस कारण से है, ठीक। उच्च प्रौद्योगिकी कंपनियों का स्थानीयकरण वहाँ पे किस कारण से है, इसका प्रमुख जो कारण है, देखिए सस्ता श्रम बल पहुँच, बाजार तक पहुँच, और समूहन अर्थव्यवस्था वाला परिवहन, समूहन अर्थव्यवस्था, और ये फोर्थ वाला, चूँकि ये देखिए टाइप करने में थोड़ा सा हो गया इशू, सस्ता श्रम बल, बाजार तक पहुँच, ये वाला इसके साथ, समूहन अर्थव्यवस्था, तेज गति वाला परिवहन। तो किस कारण से कैलिफोर्निया की जो सिलिकॉन वैली है वहाँ पे उच्च प्रौद्योगिकी यानी कि हाई टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां हैं उनका स्थानीयकरण हुआ है, कारण क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है आपको उसमें से चुनना है, ठीक। यानी कि सही में से आपको सबसे सही को चुनाव करना है। तो इसमें सबसे सही क्या होगा कि समूहन अर्थव्यवस्था, ठीक, ये जो है उच्च प्रौद्योगिकी कंपनियों के स्थानीयकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी महत्वपूर्ण कारक यही है, कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में उच्च प्रौद्योगिकी कंपनियों के स्थापित होने का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 दिया कि भारतीय जनगणना द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2001 से 11 के दौरान किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र के समूह ने बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की, यानी कि 10 की वृद्धि दर की बात कर रहा है यहाँ पे। स्पष्ट रूप से आप ये समझिए कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जो राज्य है, और इसमें एक क्रम दिया गया है, तो कौन सा क्रम इसमें सही है वो आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक। तो आंध्र प्रदेश है, मेघालय है, हिमाचल है, त्रिपुरा है, ये हिमाचल जो लिखा है इसको आप हिमाचल कर लीजिएगा, मिजोरम, सिक्किम, गोवा, बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा, दिल्ली, बिहार, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम। तो सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि दर देखी गई थी कहाँ पे था, बिहार का था 2001 से लेके 2011 में, ठीक। तो इसमें आपका बिहार नंबर 1 पे हो जाएगा। फिर आपका देखिए जम्मू कश्मीर है, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया। तो इसमें ज़्यादा सही जो उत्तर हो जाएगा ये आपका डी नंबर का हो जाएगा। उसके बाद देखिए 32 नंबर पे निम्नलिखित में से किस
भू आकृति या समूहों का निर्माण अपर्दन द्वारा हुआ है। अब यहाँ से देख सकते हैं आप कि अपर्दनात्मक स्थलाकृति की बात की जा रही है कि कौन सी अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो यहाँ पे दे रखा है विकल्प आपके पास है, फियोर्ड है, ड्रमलिन है, प्राकृतिक तटबंध है, ठीक, यानी नेचुरल लीव्स जिसे कहते हैं, प्लाया है, चोटी यानी कि पिनेकल है, और आपका विलय रंध्र जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्वेलो होल, एस्टर है, एस्टर को हिंदी इंग्लिश में वही कहते हैं। उसके बाद देखिए हिमानी धौत मैदान, इसे आउटवाश प्लेन कहते हैं। गुलास्मी मृतिका इसको टिल प्लेन कहते हैं। ठीक, उसके बाद आपका सर्क है, स्टैलेक्टाइट है, और वायु घृताश्म, इसको देखिए हिंदी में जैसे अभी स्टैलेक्टाइट का भी हिंदी रहता है तो यहाँ पे अच्युताश्म करके लिखा होता है। वायु घृताश्म का जो इंग्लिश है वो आपका होता है वेंटिफैक्ट्स। ठीक, ये आपका क्या होता है, वायु घृताश्म इसका हिंदी है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि कौन सा जो है ये इरोजन के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, कौन सा लैंडफॉर्म। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा लैंडफॉर्म इरोजन के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, तो इसमें आपका जो है देखिए फियोर्ड हो गया, ड्रमलिन है, प्राकृतिक तटबंध। तो ये अपर्दन से नहीं है पहला वाला। दूसरा देखिए प्लाया है, चोटी है, विलय रंध्र है। विलय रंध्र या घोल रंध्र इसे कह सकते हैं आप। ठीक, चोटी का निर्माण जो है ये, और प्लाया ये भी इसमें नहीं आएंगे, जबकि आपका इसमें नहीं ये आपका देखिए प्लाया, चोटी और विलय रंध्र ये आ जाएगा। प्लाया का मैदान आप जानते हैं, चोटी भी किससे बनेगी, अपर्दन से ही बनेगी, विलय रंध्र भी घोल से ही बनेगा, यानी अपर्दन ही होगा। एस्टर हो गया हिंदौत मैदान, ये आपका अब आउटवाश प्लेन जो है ये निक्षेपण का रहता है। टिल हो गया ये भी आपका। सर्क, स्टैलेक्टाइट भी क्या है, ये भी आपका क्या है, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट जो है ये सब दोनों जो है जो कास्ट स्थलाकृतियाँ होती हैं उसके निक्षेपण का ये परिणाम है, अपर्दन नहीं बल्कि जो गुफा होती है, गुफा से जो लटकती हुई, इन्हीं को क्या बोला जाता है, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट बोला जाता है। चूना पत्थरों की ये दीवारें टाइप की होती हैं, बहुत नुकीली आगे होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल बी ऑप्शन यहाँ पे, जिसमें सभी जो है अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। अगला देखिए दिया है कि समुद्री प्रदूषण का उच्चतम स्रोत नौ परिवहन है। ये कथन और कारण में दे रखा है, यानी हाईएस्ट सोर्स ऑफ मरीन पोल्यूशन इज शिपिंग, यानी नौ परिवहन है। कथन दूसरा दिया है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में समुद्री प्रदूषण द्वारा संकटापन्न प्रवाल भित्तियों का उच्चतम प्रतिशत है, यानी कि द साउथ ईस्ट एशिया हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इंडेंजर्ड कोरल रीफ्स ऑफ मरीन पोल्यूशन। इसको आप इंग्लिश में कि द साउथ ईस्ट एशिया हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इंडेंजर्ड कोरल रीफ्स बाय मरीन पोल्यूशन, इसका इंग्लिश हो जाएगा, यानी कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया है वहाँ पे समुद्री प्रदूषण द्वारा जो सबसे ज़्यादा संकटापन्न प्रवाल भित्तियों का परसेंटेज है वो मैक्सिमम है, ये ऐसा इसमें कथन में कहा गया है। ठीक, दूसरा पहला देखिए क्या दिया, समुद्री प्रदूषण का जो मैक्सिमम सोर्स होता है वो शिपिंग से होता नहीं। समुद्री प्रदूषण का मैक्सिमम स्रोत शिपिंग से केवल नहीं होता है, अन्य रूपों में भी इसका होता है। ठीक, तो कथन ये आपका असत्य है पहला वाला, दूसरा आपका सत्य है। ठीक, दूसरा जो है ये आपका सत्य कथन है कि दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री प्रदूषण से संकटापन्न प्रवाल भित्तियों का परसेंटेज मैक्सिमम है, यानी कि यहाँ पे देखिए डी वाला आपका विकल्प सही है। 34 नंबर देखिए दिया है कि स्थितिक त्रिकोण का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत स्थान की अवधारणा किसने दी। स्थितिकी त्रिकोण का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत की अवधारणा को किसने दिया, यानी कि यूजिंग द लोकेशनल ट्राइंगल। तो लोकेशनल ट्राइंगल वेबर का आप जानते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द लीस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लोकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय
अल्फ्रेड वेबर। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? डी, यानी कि 4th। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर, और ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। दिया है कि निम्न में से कौन से परिभाषिक शब्द स्लिंग साइक्रोमीटर से संबंधित नहीं है? क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर नॉट एसोसिएटेड विद स्लिंग साइक्रोमीटर, यानी कि स्लिंग साइक्रोमीटर से संबंधित कौन सा नहीं? थर्मोमीटर है, स्वाइवल ज्वाइंट है, स्क्रीन है, छलनी या सीव है। अब हम लोग जानते हैं स्लिंग साइक्रोमीटर है क्या। सो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि स्लिंग साइक्रोमीटर क्या है। तो स्लिंग साइक्रोमीटर बेसिकली आपका इसमें 2 थर्मामीटर लगे होते हैं। तो वो आपका इस तरह से होता है, एक लकड़ी की बॉक्स में 2 थर्मामीटर यहाँ पे लगाए जाते हैं। ठीक, एक आपका ड्राई बल्ब थर्मामीटर होता है, एक आपका वेट बल्ब थर्मामीटर होता है। ठीक, इसमें दोनों के अलग अलग प्लेट लगे होते हैं। तो जो ड्राई बल्ब थर्मामीटर होता है वो डायरेक्टली आपका एक्सपोर्ट करता है एयर एंड मॉइस्चर को, और जबकि जो आपका वेट बल्ब थर्मामीटर होता है ये कवर्ड करता है कि जो इसका वेटेड जो यानी कि पावर इसका है, या डिस्टिल्ड वाटर की हम लोग बात कर लें, तो वो आपका क्या करता है कि वेट बल्ब थर्मामीटर उसको मेज़र करता है। जबकि आपका जो ड्राई बल्ब थर्मामीटर है ये क्या करता है कि ड्राई बल्ब थर्मामीटर इज डायरेक्टली एक्सपोज टू एयर एंड मेजर द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ एयर, यानी कि ये आपका क्या करता है कि जो एयर है उसका एक्चुअल टेम्परेचर माप करता है ये ड्राई वाला। जबकि वेट वाला क्या करता है कि वेट बल्ब थर्मामीटर इज कवर्ड बाई ए विक थ्रोली वेटेड बाई डिस्टिल्ड वाटर, यानी कि जो डिस्टिल्ड वाटर है उसके वेट को ये आपका मेजर करता है। कौन सा? बल्ब, यानी वेट बल्ब थर्मामीटर। तो ये 2 प्रकार के इसमें थर्मामीटर होते हैं। तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा इस पे संबंध नहीं है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाए? देखिए थर्मामीटर है, स्वाइवल जॉइंट है, स्क्रीन है। तो ये आपका देखिए स्वाइवल जॉइंट और थर्मोमीटर ये दोनों आपका इसमें इंक्लूडेड हैं, इससे संबंधित हैं जो स्लिंग साइक्रोमीटर है। जबकि स्क्रीन और ये सीव ये आपका इससे रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका रिलेटेड पूछा है क्या कि संबद्ध नहीं है, तो आपका इसमें सी और डी हो जाएगा, यानी विकल्प सी सही है। ठीक, तो टोटल हम लोगों ने यहाँ पे 35 क्वेश्चन देख लिया। अब इसमें से आप लोग निश्चित तौर पे बताएं कि आपको कौन सा समझ में नहीं आया। और यदि आप बैच से जुड़ना चाह रहे हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। वहाँ पे टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड का भी बैच हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। और सब कुछ आपका सिलेबस टू सिलेबस पढ़ाया जाता है, टेस्ट सीरीज में इंक्लूड है। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, कंबाइंड टेस्ट भी है और यूनिट वाइज टेस्ट भी है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।